नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग आगे का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच रहे हैं, क्योंकि अब बहुत कम क्वेश्चन बचा है और बहुत जल्द हम लोग नए टॉपिक पर भी आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन होंगे। इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों का बहाली का सारा इन्फॉर्मेशन क्लास के ग्रुप में मिलते ही रहते हैं। और इसके बाद यदि हम बात, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ने क्लास ज्वाइन किए हैं, और जो अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा, क्योंकि नया टॉपिक अब स्टार्ट होने जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसी से पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक का आपका एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए यदि आपका सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और जो नहीं क्लास ज्वाइन किए हैं तो अब सोचिएगा बिल्कुल भी नहीं। फ़ी में भी अभी कम है, बाद में इंक्रीज भी हो सकता है, अभी फ़ी कम ही है, तो निश्चित रूप से आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत किया गया था। यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामारी फैलने को क्या कहते हैं? तो महामारी फैलने को एपिडेमिक कहते हैं। ये दो क्वेश्चन कर चुके थे, ये यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे, ये सबको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन शुरू होगा। अगला है कि कुष्ठ रोग कौन सा कार्यक्रम में आता है? मतलब कि उस कुष्ठ रोग में कौन सा कार्यक्रम आता है ये पूछ रहे हैं। तो जैसे कि नियंत्रण उन्मूलन कार्यक्रम, तो ये दोनों आते हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा, यहाँ पर बोथ दोनों हो जाएगा। ठीक है, सभी में तो ये भी आ जाएगा। ये हम कर चुके थे, यहाँ तक प्रथम जनगणना भी कर चुके थे। और ये तो हम आपको बता ही दिए थे कि भारत में जो जनगणना है वो 10 वर्षों पर किया जाता है। और लास्टली हम लोगों का 2011 में जनगणना हुआ था। और जनगणना से ही हम लोगों को बहुत सारी डाटा मिलते हैं कि कितनी शिक्षित है किस राज्य में, कितनी आबादी है किस राज्य का, सबसे अधिक आबादी किस राज्य का है, सबसे कम आबादी किसका है, जनसंख्या घनत्व जैसे बिहार का सबसे ज़्यादा है, सबसे कम कहे तो अरुणाचल प्रदेश का है, सबसे शिक्षित राज्य में गोवा, सबसे कम शिक्षित में हमारा बिहार आता है। और भी बहुत सारे डाटा जनगणना से पता चल पाते हैं कि कितना रेशियो है, जो सेक्स रेशियो जो कहते हैं कि मतलब कि कितना मेल पर फीमेल है 1000 पर काउंट किए जाते हैं। तो ये सब डाटा इसी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जनगणना से ही। नेक्स्ट 21 में होना था लास्टली, लेकिन वो 21 में कोरोना के कारण नहीं हुआ था। सर्वप्रथम 1981 में शुरू हुआ था। जो प्रथम जनगणना के बारे में पूछ रहा है कि ये कब हुआ था, ये 1981 में हुआ था। यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट होता है आज का। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है कि परिवार नियोजन आप लोग जानते हैं। परिवार नियोजन भारत में ही लाया गया है, भारत से ही शुरुआत हुए थे। वही कह रहा है कि परिवार नियोजन की अस्थाई विधि कौन सी है? नसबंदी करा लेना, नसबंदी या बांध्याकरण, ये करवा लेना, इसी को बांध्याकरण को ही नसबंदी बोला जाता है। या कॉपर टी लगा लेना, जो हमने आपको बताए थे कि आईयूडी प्रवेशन के द्वारा जो कॉपर टी लगाए जाते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल्स में चर्चा भी किए थे, विद फिगर हमने आपको समझाए भी थे। या एटीपी लगा लेना, या इनमें से कोई नहीं। तो परिवार नियोजन का जो अस्थाई विधि माना जाता है वो कौन से होंगे? तो नसबंदी क्या होगा? सबसे अस्थाई विधि है, क्योंकि नसबंदी के जब करवा लेते हैं तो कह सकते हैं कि संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो नहीं रहती है। लेकिन जैसे कॉपर टी है, तो ये सब भी थोड़ा सा अस्थाई, टेम्प्रोरी अस्थाई माना जाता है इसको, क्योंकि ये कुछ वर्षों तक गर्भधारण से सुरक्षा दे सकता है। कॉपर टी जो लगाया जाता है वजीना के माध्यम से, जो लगाए जाते हैं सर्विक्स में, तो वो मतलब कि कुछ वर्ष जैसे 5 या 10 वर्ष के लिए
जो गर्भधारण है उससे सुरक्षा दे सकता है, लेकिन ये अस्थाई विधि नहीं है। उसके बाद फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन नसबंदी क्या है, एक अस्थाई विधि है। अगला है कि एटीपी एक्ट कब लागू हुआ था। कह रहा है कि एटीपी एक्ट कब लागू हुआ था। तो ये जो एक्ट है ये आपको 1972 में लागू हुआ था। कब हुआ था, तो 1972 में एटीपी एक्ट लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि भारत की आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार कितना, अब तो बहुत ज़्यादा है, चीन से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन 2011 के जनगणना, क्योंकि डाटा तो उसी को हमको प्राप्त है, तो 11 के जनगणना के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ है। पहले आप मोदी जी के सुनते होंगे कि सवा अरब कहते थे, 1 अरब 20 करोड़, मतलब कि 1 अरब और 21 करोड़ आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार है। अगला है कि भारत की जीवन जो प्रत्याशा दर औसतन क्या है। मतलब कि भारत की जो जीवन प्रत्याशा दर है, मतलब कि औसतन व्यक्ति कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे आपके मोहल्ले, आपके गांव वगैरह में कितने वर्ष में औसतन लोग डेथ कर जाते हैं, या आपके जब आप जॉब में जाइएगा तो हॉस्पिटल में बराबर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इतने एज आते आते हमारे देश का जो जीवन प्रत्याशा दर वो है। तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि कितने प्रत्याशा दर है हमारे भारत में जीवन का, तो वो कितना है, तो वो लगभग 66 माना जाता है, 66.8 वर्ष। इतना मतलब एवरेज है, एवरेज लोगों का इतना है। और कोई कोई तो 70 भी जीते हैं, 75 भी जीते हैं, 80 भी जीते हैं, लेकिन एवरेज 66 है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि पीएचसी के महिला सुपरवाइजर को क्या, पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं उसके उसमें जो महिला जो सुपरवाइजर को क्या कहा जाता है, पीएचएन या एलएचवी या स्वास्थ्य सहायक महिला, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या चीज़ से जाना जाता है, तो उसे स्वास्थ्य सहायक महिला के रूप में जाना जाता है, जो पीएचसी महिला सुपरवाइजर होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आज आप लोगों का क्लास बहुत लंबा नहीं होगा, लगभग 25 क्वेश्चन ही देखेंगे। हालांकि स्वास्थ्य के उपकेंद्र में नियंत्रण अधिकारी, स्वास्थ्य के जो उपकेंद्र होते हैं उसमें जो नियंत्रण अधिकारी होते हैं जो उसको नियंत्रण करते हैं उपकेंद्र को, तो वो कौन होते हैं, मुखिया, सिविल सर्जन, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। तो ये सब हमने आपको बताए हैं कि सिविल सर्जन जो होते हैं वो जिला स्तर पर होते हैं, तो वो उपकेंद्र को तो नियंत्रित करने आएंगे नहीं। जो उपकेंद्र होते हैं वो ब्लॉक स्तर पर होते हैं, तो ब्लॉक स्तर का जो प्रभारी होते हैं वो कौन होता है, तो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, जिला स्तर पर सिविल सर्जन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया। अगला है कि पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को किस पदनाम से जाना जाता है। कह रहा है कि पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को किस पदनाम से, दूसरे नाम से जाना जाता है, स्वास्थ्य निरीक्षक या पुरुष स्वास्थ्य सहायक, प्रखंड प्रसार परीक्षक तो सब होंगे नहीं। तो जो पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक होते हैं उसको पुरुष स्वास्थ्य सहायक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि अस्पताल में बेड, हेड, टिकट, ट्रीटमेंट चार्ट की जवाबदेही किसकी होती है। तो ये जो जवाबदेही है ये आपको प्रभारी परिचारिका की होती है। किसकी होती है, तो प्रभारी परिचारिका का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और पिछले कुछ क्लास में जो हमने क्वेश्चन सब देखे थे बहुत सारे, तो ये सब क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बड़ा भी दिख रहा है, तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आंसर तो बहुत ही सिंपल आ रहा है। आप देख रहे हैं कि आंसर कितना छोटा सा, कितना आसान सा आ रहा है। जिला जन क्वेश्चन से ही रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं, आंसर आपका देखने को मिल रहा है। जिला जन स्वास्थ्य परिचारिका किसके अधीन काम करता है? जिला जन स्वास्थ्य परिचारिका जो होते हैं वो किसके अंतर्गत कार्य करते हैं या किसके अधीन कार्य करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। जिला अधिकारी, अस्पताल अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके अधीन कार्य करता है? तो ये आपको मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिना चीरफाड़ कर है, बिना चीरफाड़ के नसबंदी को क्या कहा जाता है? यदि चीरफाड़ नहीं किया जाता है तो उस नसबंदी को क्या कहे जाते हैं? NHV या लेप्रोस्कोपिक या सामान्य नसबंदी, तो क्या कहा जाता है इसे? तो इसको NHV कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिना चीरफाड़ के जो नसबंदी किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो NSV। क्या कहते हैं? NSV। चलिए, और नसबंदी से लेकर और भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अगला है समुदाय के परीक्षण। क्या कह रहा है कि समुदाय के प्रतिरक्षण कार्य हेतु उपयुक्त स्थल क्या होता है? कह रहा है कि किसी समुदाय या समुदाय जो कम्युनिटी होते हैं उसको प्रतिरक्षण कार्य हेतु उपयुक्त स्थल क्या माना जाता है? मुखिया का बंगला, मुखिया के घर पर, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र या इनमें से कोई नहीं। यदि आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं, किसी समुदाय में आप जाते हैं, तो आप प्रतिरक्षण का जो कार्य होगा वो आपके लिए कौन सा उपयुक्त स्थल माना जाएगा? क्या मुखिया के दरवाजे पर करिएगा या स्कूल में तो जा भी नहीं सकते हैं उसके लिए, या आंगनबाड़ी केंद्र पर? ये आपके लिए स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत ही आते हैं आंगनबाड़ी केंद्र, तो आपको आंगनबाड़ी केंद्र का ही स्थल चुनना होगा। तो उपयुक्त स्थल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का उसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है कि समुदाय में, क्या कह रहा है? समुदाय में ग्रामीण गोष्ठी का आयोजन कहाँ करना चाहिए? कह रहा है कि कोई समुदाय है, जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी, तो उसमें ग्रामीण गोष्ठी का जो आयोजन होता है वो कहाँ पर करना चाहिए? फिर उसी तरीके से ऑप्शन है मुखिया के बंगले, सार्वजनिक स्थल, सामान्य व्यक्ति के बंगले या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर करना चाहिए? तो ये आपको सार्वजनिक स्थल पर, जो भी सार्वजनिक स्थल बने होते हैं वहाँ पर करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और 8-10 क्वेश्चन और करते हैं। उसके बाद हम लोगों का इस टॉपिक का जो एंडिंग पॉइंट है वो भी आ जाएगा और जल्दी आप लोगों के न्यू टॉपिक भी स्टार्ट होंगे। तो जो भी आपके सर्कल में फ्रेंड है, जिससे भी आप कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, उसके पास भी वीडियो सेंड करिएगा और उसे भी क्लास जुड़वा दीजिएगा, क्लास में उसे भी ऐड कर दीजिएगा, ताकि वो उसका भी तैयारी आपके साथ अच्छा हो सके और ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो और भी हमें भी मोटिवेशन मिलेंगे, ताकि आपके लिए और अच्छे से वर्क करें, अच्छे से नोट्स सारी जो क्लासेज है आगे की, जो आपका आगे टेस्ट सीरीज चलेंगे, उस सब पे और भी अच्छे से मेहनत करके आप लोगों के लिए सारा कंटेंट लाए। क्योंकि उसके लिए तो आप लोग भी थोड़ा सा, आप लोग का भी ड्यूटी बनते हैं। जो भी आपका फ्रेंड सर्किल में होंगे क्लास में ज़रूर ऐड करवाइएगा, क्योंकि आप लोग से ही फैलेगा वीडियो, आप लोग के कारण ही और भी स्टूडेंट आएंगे भी। और कहीं कोई दिक्कत लगते हैं तो उसके लिए आप लोग बोल सकते हैं, वैसे तो आप लोग ग्रुप में ऐड ही हो तो उस पर सुधार भी किया जाएगा। अगला है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता
कि जो पदोन्नति होती है वो किस पद पर होती है। पदोन्नति करके मतलब कि जैसे आप महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो उसके बाद जो कहते हैं ना प्रमोशन हुआ, तो वही पदोन्नति होकर किस पद पर होती है। तो ये किस पद पर जाता है, तो ये LHV के पद पर जाता है। क्या? LHV। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं वो पदोन्नति किस पद पर होते हैं, तो LHV के पद पे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है GNM को लेकर। GNM कर्मी भी जो होते हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का मतलब क्या? ANM कर्मी। जो भी ANM कर्मी होते हैं उसके लिए था। यहाँ पे है GNM कर्मी। तो GNM कर्मी को प्रोन्नति मतलब कि प्रमोट करके या प्रमोशन करके कहाँ पर दिया जाता है, या उसका प्रोन्नति का स्कोप क्या है, वही कह रहा है। दूसरे तरीके से यहाँ पर लिख दिया है कि उसका स्कोप क्या है। तो घबराइएगा नहीं, यहाँ पर प्रोन्नति दिख रहा है, मतलब आप समझ जाइए कि ये क्या कह रहा है कि मतलब कि जो पोस्टिंग जो आपका कहते हैं ना कि प्रमोशन हो गया, तो वही प्रमोशन का प्रोन्नति लिखा गया है। तो प्रमोशन करके GNM कर्मी को कौन सा स्कोप है या क्या बनते हैं, जैसे कि सिस्टर ट्यूटर बनता है, या रजिस्ट्रार बनाए जाते हैं, सीनियर वार्ड सिस्टर बनाए जाते हैं। तो उसको क्या बनाया जाता है, तो GNM कर्मी को सीनियर वार्ड रजिस्ट्रार बनाए जाते हैं प्रमोशन के बाद। ठीक है, कुछ वर्क जैसे अच्छे से आप वर्क करते हैं, जो आपको ड्यूटी दिया गया है उसे अच्छे से निभाते हैं, या आपका समय क्योंकि कुछ समय करने पर ही प्रमोशन होते हैं, और जितना सीनियर होते हैं उतना प्रमोशन होते जाते हैं। तो इस तरीके से अब ये मत कहिएगा कि सर क्या आप ज़्यादा दिन जॉब करने पर होते होते हम जो कि डॉक्टर जो होते हैं MBBS वो बन जाएंगे, तो वो तो आप बन ही नहीं सकते। उसका अलग प्रमोशन लेवल होता है, आपका प्रमोशन लेवल का अलग स्कीम होते हैं, अलग पद होते हैं। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि जो GNM कर्मी होंगे वो ज़्यादा दिन जॉब करने पर जब लास्ट पीरियड तक आएगा रिटायरमेंट के समय तक, उस समय एक नए जो डॉक्टर नियुक्त होंगे उससे ज़्यादा वेतन हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और परमानेंट जॉब में तो आप लोगों का अच्छा खासा वेतन भी है, जिसकी आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं। कह रहे CHC मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर केंद्र, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उस केंद्र पर कितनी PSC होती है। मतलब कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक CHC सेंटर में कितने PSC सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं। तो ये कितना होता है, तो ये आपको 4 PSC सेंटर पर एक CHC सेंटर बने होते हैं। मतलब कि एक CHC सेंटर के अंतर्गत 4 PSC सेंटर आते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। CHC सेंटर के बारे में हमने और भी जाने थे कि वो लगभग 1 लाख की आबादी पर बनते हैं, 1 लाख की आबादी पर बनते हैं, या 100 गांव की आबादी पर बनाया जाता है एक CHC सेंटर। और एक CHC सेंटर 4 PSC सेंटर के बराबर कह लीजिए, या 4 PSC सेंटर पर एक CHC सेंटर बनाए जाते हैं। कह रहे योग्य दंपत्ति, क्या कह रहा है कि योग्य दंपत्ति की उम्र क्या होती है। जो योग्य दंपत्ति होती है उसका उम्र क्या माना जाता है, तो 15 से 44 वर्ष तक योग दंपत्ति माना जाता है। कितना? 15 से 44 वर्ष तक योग दंपत्ति माने जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं। यहाँ तक का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं।
इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लगभग आप लोगों का आगे का कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी हम लोग बहुत जल्द समाप्त करके और आप लोगों का नया चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।